12th में, और हम फ्लक्स के डिस्कशंस पे बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा अच्छे से, आपने क्या किया यहाँ पर, एक सरफेस बेटा एज्यूम करी, ये सिलेंड्रिकल सरफेस आपने ली इस तरीके से, ये सिलेंडर वॉल्यूम था, इसकी 3 सरफेस आएंगी, ध्यान से देखो तो। सर इसकी लैटरल सरफेस जिसपे मैं भी हाथ चला रहा हूँ, जो इसके ढक्कन आ सकते हैं, जैसे आप कवर बोलते हैं, वो आ गए। ओके, इस तरीके से। तो अगर बात करूं तो सही सरफेस सिलेंडर के 3 सरफेस हुई, 1 2, और लेटरल सरफेस का नाम 3 दे दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये सरफेस पहले से थी, आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करते हैं। लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, फील्ड लाइंस मैं आपको बता चुका हूँ, ये फील्ड लाइंस बेटा इस तरीके से जा रही थी। अगर आप इस फील्ड लाइंस के फ्लो को देखोगे तो ऐसा लग रहा है ये फील्ड कैसी बेटा, यूनिफॉर्म है। ओके, ये मैंने आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लिया। यहाँ पर जो आपने सरफेस ली थी उसका रेडियस बच्चे आपने आर, उसका सरफेस जो आ रही थी उससे लेंथ एल ले ली, ऑब्वियसली बेटा दूसरी सरफेस का रेडियस भी आपका आर आ गया। ठीक है, अब बताइएगा अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस, तो फ्लक्स सरफेस फर्स्ट के लिए बताना बेटा क्या होगा। फर्स्ट सरफेस के लिए अगर ध्यान से देखोगे तो ये सरफेस बेटा आपकी है, ये इसका एरिया, एरिया वेक्टर किधर होगा, अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल। क्लियर, तो एरिया वेक्टर बेटा बताना कितना होगा, अगर रेडियस आर है तो एरिया पाई आर स्क्वायर हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी राइट साइड में जा रही है इस तरीके से, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ गया, ये आपके पास एरिया। फाई वन की वैल्यू बताओ तो कितनी होगी, फाई सर आपने बताया था ई ए कॉस थीटा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाउट नहीं है, ई है, एरिया कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर हुआ। और अगर आप ध्यान से देखो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, ये टोटल एंगल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का 180 डिग्री आया, तो ये cos पाई के हिसाब से, cos 180 के हिसाब से आंसर कितना हो गया, माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया चीज है। अगर ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। सर नेगेटिव फ्लक्स का मतलब क्या, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो सरफेस आपने ली थी, इस सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फ्लक्स है, लाइट है, वो कैसा है बेटा, एंटरिंग फ्लक्स है या इमर्स है। तो आप टेक्निकल कर लो, अगर कितना बेटा, एंटरिंग, सेकंड सरफेस अगर ध्यान से देखो तो फाई 2, क्या देखो सेकंड सरफेस में बेटा ध्यान से, आउटवर्ड नॉर्मल इधर हो जाएगा, सही है, आपने एरिया लिया, आउटवर्ड नॉर्मल आपका इस डायरेक्शन में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी भी ऐसी जैसे पहले, यही फ्लो तो आगे जाना था ना बेटा, यही फ्लो तो आगे गया, यहाँ पे लाइंस आगे निकालोगे तो इमर्ज करेंगे, जितना ट्रैफिक अंदर गया उतना ट्रैफिक बाहर आया, तो शायद फ्लक्स तो सेम ही होना चाहिए था ना। और फिर भी देखो, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल आपका 0 डिग्री। को पूछे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो आपका फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई इंटू ए इंटू कॉस 0। ई कितना है, चलो ठीक है वो देखेंगे, एरिया कितना हुआ पाई आर स्क्वायर, कॉस 0 कितना हुआ +1, तो आपका आंसर सिंपल सा प्लस इंटू पाई आर स्क्वायर। जो हमने मन में बात बनाई थी कि एंटरिंग फ्लक्स नेगेटिव होता है, इस बार फ्लक्स कैसा आया, पॉजिटिव, तो बताओगे पॉजिटिव फ्लक्स कैसा होगा यहाँ पर, तो फ्लक्स पॉजिटिव फ्लक्स अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इमर्जिंग होगा। तो भाई देखो पहले से ही क्लियर था कि जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही फ्लक्स इमर्ज करना चाहिए, तो 1 और 2 का फ्लक्स ध्यान से देखो साइन में कैसा आ रहा है, अपोजिट। समझो ना, माइनस और प्लस का क्या मतलब हुआ, माइनस मतलब एंटरिंग फ्लक्स, प्लस मतलब इमर्जिंग फ्लक्स, इसमें कोई डाउट तो नहीं। लेकिन अगर मैं लेटरल सरफेस थर्ड पे जाऊंगा, थर्ड पे मुझे ऑनेस्टली बताना फ्लक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आपको इस थर्ड पे देखो तो सर बहुत सारे पैचेस बनेंगे, दिख रहा है, देखो छोटे छोटे से स्टिकर की तरह सोचो, तो कई सारे छोटे छोटे पैचेस बनेंगे। सर एक पैच सर यहाँ बन गया है ना, एक पैच बेटा आपने आगे जाके कहीं यहाँ पे ले लिया, ठीक है ना, तो ये पूरी सरफेस सिलेंडर, इसके हर पॉइंट का एरिया वेक्टर आपका अलग जैसा आ रहा होगा, ठीक है ना। तो बच्चे को पूछे से यहाँ पे एरिया वेक्टर सर ऐसा होगा, यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसा ऐसा होगा, यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसा होगा, लेकिन एक बात पक्की है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर जगह कैसी होगी सर, इस तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल अगर ध्यान से देखो तो किसी भी पॉइंट पे आपका
ई और ए के बीच का एंगल 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 सब जगह 90 डिग्री आएगा। तो अगर पूछे फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस कितना होगा, तो आप कहोगे सर सारे पैचेस का फ्लक्स जोड़ेंगे, सारे छोटे छोटे एरियाज लेंगे, है ना, कैसे डीए। लेकिन मजेदार बात यह है, इसे आप चाहे लक बोलें या बैड लक बोलें, गुड लक बोलें, इस बार क्या हुआ कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, cos 90। एक भी छोटे से भी पैच पे कोई से पैच उठाओ, चाहे यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, कहीं पर भी लाइन सरफेस में एंटर नहीं कर रही है, जस्ट सरफेस को टच करती, ग्रेजिंग टच करती चली जा रही है। तो जब तक फ्लक्स लाइन एंटर नहीं करेगी या इमर्ज नहीं करेगी, तब तक फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर पूछो तो फ्लक्स की वैल्यू बेटा इस केस में कितनी आ जाएगी, तो आपका आंसर सिंपल cos 90 के चलते 0। तो मैं अगर पूछूं फ्लक्स थ्रू सिलेंडर कितना होगा, तो सिलेंडर के लिए फ्लक्स बेटा आपका एक ढक्कन से एंटर कर रहा है, एक से इमर्ज कर रहा है, और थर्ड को तो पेनिट्रेट ही नहीं कर रहा है। तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू बेटा क्या होगी यहाँ पे 0। फ्लक्स इक्वल टू 0। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं इसमें। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या था बच्चे, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि आपने बच्चे यहाँ पे एक ट्रायंगुलर वेज लिया, ट्रायंगुलर बॉक्स लिया, बॉक्स की डायमेंशन देखो तो बच्चे इस तरीके से आ गए यहाँ पर। ठीक है, दिख रहा है। अब क्या किया आपने, इस पूरे सरफेस पूरे डिस्कशन को किस में रखा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब बच्चे कुछ लाइंस बेटा आपके बैक साइड से एंटर कर रही होंगी, और जो लाइंस बेटा बैक साइड से एंटर कर रही होंगी वही बेटा यहाँ पे इमर्ज कर रही होंगी। क्लियर, दिखता है पक्का। तो क्वेश्चन में जो आपको डाटा दिया गया था, डाटा कुछ तरीके से था कि आपको जो एंगल दिया गया, ये एंगल बेटा 60 डिग्री है ना, आपने ये हाइट बच्चे कितनी मान ली इस ट्रायंगल की, ये हाइट आपने 10 सेंटीमीटर मान ली, सेंटीमीटर में डील करना है, ये कितना हो गया 30, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चे मैं ई नॉट मान लेता हूँ, है ना। क्लियर। तो अगर मैं पूछूं बेटा डायग्राम जो था, तो आपसे जो ट्रायंगुलर वेज है इसके लिए पूछा गया तो फ्लक्स कितना होगा। अगर आप इसको पूरा फीलिंग के साथ बनाना चाहो तो सर इसकी बैक साइड में सर लाइन ऐसे गई होगी, और सर ये ऐसा आ रहा होगा, और ये इधर होगा। क्लियर, 3D में आ गया ये। अब मुझे ऑनेस्टली बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड को फेस करती हुई एक रेक्टेंगुलर सरफेस होगी, दिख रही है, एक ट्रायंगुलर होगी, एक ट्रायंगुलर यहाँ पे होगी, दिखता है सबको। मैं आपको तीनों सरफेस को शेड करके दिखा देता हूँ। शेड करके बेटा दिखाने का तरीका यह है बेटा, ये आपके बैक साइड वाली सरफेस दिख रही है। क्लियर। सेकंड सरफेस बेटा देखो तो ऐसे आ गई। क्लियर। थर्ड सरफेस को बेटा अगर देखोगे तो आपने से इस तरीके से बना के रख दिया, सही यहाँ पे ऐसे ग्रे कलर से दिखा दिया, दिखता है। अब ये जो आपके पास बेटा तीन सरफेस आई हैं, जो इनके लिए फ्लक्स देखा जाए तो बेटा ध्यान से देना, इस सरफेस के लिए ग्रीन वाले के लिए, ग्रीन वाले के लिए देखो तो क्या होगा, सर लाइन से यहाँ से ऐसे आ रही होंगी। ठीक, तो ये लाइन बेटा ऐसे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के हिसाब से देखें बेटा, तो ये सरफेस का नाम मैं 1 रख देता हूँ। फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस बोलो कितना होगा, सर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एरिया होगा, और दोनों के बीच का एंगल 180 के हिसाब से cos 180 -1 आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बच्चे, ई नॉट, और एरिया कितना है, अगर 10 और 30 के हिसाब से चलोगे तो आपका एरिया आ जाएगा बेटा 30 इंटू 10, 300 इंटू 10⁻⁻4, तो माइनस ई नॉट इंटू 300 इंटू 10⁻⁻4। ओके, तो फर्स्ट से बेटा आपका कुछ फ्लक्स एंटर कर रहा होगा, और होना भी चाहिए था क्योंकि एंटरिंग फ्लक्स है ना, देखो तो नेगेटिव होना चाहिए था। तो φ1 के लिए बेटा फ्लक्स नेगेटिव होगा। लेकिन बेटा अगर ये सरफेस देखो जो ग्रे वाली थी, ग्रे सरफेस के लिए अगर ध्यान से देखो तो क्या आपको लगता है यहाँ पर कुछ फ्लक्स आएगा, सर जितनी भी लाइंस होंगी बेटा वो ऐसे जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर इधर होगा। तो φ2 के लिए बेटा अगर देखा जाए तो cos 90 के हिसाब से फ्लक्स 0 हो गया। ऐसे बेटा अगर ये थर्ड सरफेस लोगे तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और एरिया वेक्टर इस साइड होगा, तो सब φ3 की वैल्यू भी क्या होगी, 0। अब आपके पास बेटा एक सरफेस और बची है, बताइए कौन सी। सर ये एक सरफेस जो लास्ट बचती है हमारे पास, इस तरीके से यहाँ पे इसको कंप्लीट करिए।
ये बेटा लाइन कंप्लीट करी, और आपको बेटा क्या लग रहा है कि इंक्लाइंड सरफेस यहाँ पे और बना सकते थे, तो ये सरफेस बच्चे आपके पास आती है, दिख रही है ये। इस सरफेस के लिए बताओगे बेटा फ्लक्स कैसा होगा? सर इस सरफेस के लिए तो फ्लक्स कैसा होगा? इमर्जिंग फ्लक्स होगा ना। तो अब मुझे बताओ बच्चे, अगर आप अपनी आइस को इधर साइड से रख के देखोगे तो इस सरफेस को आप कैसे देख पाओगे? एक लाइन के फॉर्म में देख पाओगे। इस पे पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इधर होगी, और एरिया वेक्टर हमेशा कैसा होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर ये एंगल बच्चे आपको 60 डिग्री दिया गया था, तो आपका ध्यान से देखो ये एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री। ये एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री। ये 30 और 60 आ गया। तो फ्लक्स थ्रू फोर्थ सरफेस दिख रही है? फोर्थ सरफेस के लिए फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? ई नॉट इंटू ए इंटू कॉस 60। चलिए देखिएगा, ई नॉट इंटू ए, एरिया कितना होगा? तो आप अच्छे से देखो तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा। इसकी एक साइड बेटा कितने की होगी? 30 की, जो ऊपर से देखो यहाँ पे लिखी थी ना 30 की। और ये साइड अगर 10 की है तो श्योरली बेटा ये साइड 20 की आएगी। कैसे? 10 cos 60 के देखोगे ना, तो cos 60 होगा 10 डिवाइड बाय दिस। तो पक्की बात है ये वैल्यू बेटा 20 की आनी है। तो अगर ये 20 की आती है तो ये 20 के हिसाब से बताओ रेक्टेंगल कितने का बना? रेक्टेंगल का एरिया हो गया बेटा 600 इंटू 10⁻⁻4 इंटू cos 60 का 1/2। तो आंसर देखो ई नॉट इंटू 300 इंटू 10⁻⁻4। ये फ्लक्स प्लस आया ना। तो अगर फिर से पूछूं कि अगर मेरे पास ये जो सर्फेस रख रहा हूँ इन पे नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या आ रही है? 0। क्यों? क्योंकि ये सर्फेस कैसी है बेटा? क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस के लिए पक्की बात है जितना फ्लक्स आएगा उतना जाएगा, अगर यूनिफॉर्म फील्ड होगी तो। क्लियर? पक्का? फाई 1 का जितना है, जितना 1 से एंटर करेगा बच्चे देखो ना, जितना आपका 1 से एंटर करेगा उतने ही आपका 4 से इमर्ज करेगा। 2 और 3 पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब इस बात को बच्चे हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं? अच्छे से देखो, अगर कल को ऐसा क्वेश्चन आ जाए बेटा, ये आपने ऐसे कौन लिया, सही तो सर्किल है बेटा, इसके पीछे मैंने यहाँ पर ऐसे कोन बना के रखा, ठीक है ना। अगर मैं इसकी रेडियस बच्चे आर मानता हूं और यहाँ पे मैं फील्ड ऑन करूं, फील्ड कैसी बेटा? फिर से मैंने बोला यूनिफॉर्म फील्ड लेनी है। तो कोन की दो सरफेस आएंगी बेटा, एक उसका बेस हो जाएगा और एक उसकी लेटरल सरफेस। जो बच्चे इसकी लेटरल सरफेस है उससे बताइए फ्लक्स कितना पास करेगा। लेटरल सरफेस के लिए फ्लक्स कैसे निकालोगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई नॉट मान लूं तो आपको ऐसा लेटरल सरफेस के लिए कितना फ्लक्स होगा जरा बताओगे? से तो बड़ा मुश्किल है। पर एक बात मजेदार चीज है कि जो इस सरफेस से फ्लक्स एंटर कर रहा होगा, जो भी लाइन यहां से एंटर करेगी बेटा वही लाइन तो आगे जाके इमर्ज करने वाली है ना। देखो मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ, ये देखो ये सर्किल, इस सर्किल पे कोई भी लाइन आप एंटर कराइए, जैसे आपने ये लाइन दिखाई, ये लाइन दिखाई, ये लाइन एंटर कर रही है, श्योरली इस सरफेस पे निगेटिव फ्लक्स आने वाला है। पर जो फ्लक्स यहाँ पे आएगा क्या वही फ्लक्स आपका आगे चल के इमर्ज करेगा? यस सर। ओके, तो जो लाइंस बेटा आपकी आ रही थी वही तो लेटरल से इमर्ज करेंगे ना। तो फ्लक्स तो लेटरल सरफेस की बात की जाए तो कितना हो जाएगा बेटा? तो जितना आपका सर्कल से एंटर करेगा, अरे भाई सर्कल से एंटर करेगा वो तो आसानी है ना। सर्कल से एंटर करने वाला फ्लक्स जरा देखो, सर्कल से एंटर करने वाला फ्लक्स बोलो बेटा कितना होगा? तो ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस पाई। तो आंसर हो जाएगा माइनस ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, और जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही लेटरल सरफेस से फ्लक्स आपका इमर्ज करेगा। तो लेटरल का और फ्लक्स सर्कल का एंटर करने वाला मतलब नेचर उल्टा होगा, कोई डाउट तो नहीं। तो ऐसे अगर आपको कोई ऐसी सरफेस दी जाए जो इरेगुलर है, जिसके एरिया वेक्टर्स बड़े अलग अलग डायरेक्शन, जैसे देखो इसके एरिया वेक्टर्स कुछ इस तरीके से आ रहे होंगे ना हर जगह, तो इंटीग्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हर जगह आपका एंगल चेंज हो रहा है। तो आप इरेगुलर सरफेस का फ्लक्स रेगुलर सरफेस से रिलेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो फ्लक्स जब हमने पढ़ा, जितना हमने डिस्कशन अभी तक पढ़ा, तो उसमें एरिया से लेके पढ़ा। अब ये फ्लक्स एरिया से पास करता है, ये ठीक है। एनसीईआरटी का एक बड़ा ही बढ़िया सा डिस्कशन है, वो कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखिए। देखो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखो बोलने के तरीके क्या होंगे भाई? फ्लक्स आता सरफेस के थ्रू है, पर कहां से स्टार्ट होता है?
सर चार्ज से फील्ड स्टार्ट होती है। तो क्या हम लोग को यहाँ पढ़ना चाहिए? तो आपके पास जो डिस्कशन आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्या पॉइंट चार्ज से कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्ज करता है? हाँ सर। तो देखा जाए, आपने क्या किया, एक बढ़िया सा पॉइंट चार्ज लिया यहाँ पे प्लस क्यू का, मैं बच्चे इसके सराउंडिंग में कुछ सरफेस बनाऊं। जरा बताना बेटा, एक सरफेस बच्चे आपने यहां बना दी, ये चार्ज के पास। नेक्स्ट बेटा आपने सरफेस थोड़ी सी दूर बनाई, सर इस तरीके से बना दी सर, ठीक है। थर्ड सरफेस आपने कहा चीजें ऐसी एसिमेट्रिक अच्छी नहीं लग रही हैं, एक रेगुलर स्फेरिकल सरफेस बना देते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा स्फेयर तो नहीं बना, बस स्फेयर जैसा सोच लीजिए जिसमें ये चार्ज सेंटर पे है। अब मैं आपके पास पूछूं यहाँ पर, ये φ1, ये फर्स्ट सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस बेटा आपने देखी, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस और थर्ड सरफेस। अगर ये चार्ज Q है तो फर्स्ट सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स, सेकंड सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स, थर्ड सरफेस से पास करने वाले फ्लक्स में क्या रिलेशन होगा? तो जो बच्चों के डिस्कशन है मैं आपको बताऊं तो बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर फर्स्ट सरफेस पॉइंट चार्ज के पास है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, इसलिए वहां फ्लक्स ज्यादा होगा, है ना। ऐसा नहीं लगता है कि जो भी पॉइंट्स बेटा लिए हैं वन वन के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट चार्ज के पास है, तो पक्की बात है बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, वन के पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। किसके कंपैरिजन में? 2 और 3। 2 पे फील्ड थोड़ी वीक होगी, के क्यू बार स्क्वायर पड़ा था, 3 तो और दूर हो गया बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। तो एक लॉजिक कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी तो फ्लक्स थ्रू, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग अगर बात सुने तो सर फ्लक्स 1 पे ज्यादा होगा, 2 पे कम होगा, 3 पे सबसे कम होगा। फिर एक बच्चे ने उल्टा लॉजिक लगाया, उसने कहा सर जी ध्यान से देखो, थर्ड ई इंटू ए में क्या थर्ड से पास थर्ड का एरिया सबसे ज्यादा है? यस सर। 2 का एरिया उससे थोड़ा कम है? यस सर। 1 का एरिया क्या सबसे कम है? यस सर। तो श्योर है कि सर यहाँ पे φ3 ज्यादा होना चाहिए φ2 से φ1 से। अब दोनों में बैलेंसिंग एक्ट क्या है बेटा नहीं पता, एक कह रहा है ई ज्यादा, एक कह रहा है ए ज्यादा। सबसे बेसिक चीज बताओ, फ्लक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? तो आप बोलो कि सर एक पॉइंट चार्ज से स्टार्ट होने वाली नंबर लाइंस को। तो अगर बच्चे मैं यहाँ पे पॉइंट चार्ज लेता हूँ, यहाँ पे लाइंस को ड्रॉ करूं बेटा, तो सबको पता है ये सर्फेस तो इमेजिनरी है ना, ये तो आपने सोची हुई सर्फेस है। तो क्या लाइंस बेटा निकलेंगे यहाँ से? इन लाइंस को बेटा ड्रॉ करिए, इनके एक्सटेंशंस बनाइए बेटा, एक्सटेंशन तो बना सकते हैं ना बेटा, ओके। तो जरा कहानी के हिसाब से बताना बेटा, जब लाइंस को एक्सटेंड करोगे तो फ्लक्स कैसा आया? सर जितनी लाइंस बेटा 1 से पास कर रही थी सेम लाइन 2 से पेनिट्रेट करके जा रही है। कोई लाइन मिस हुई क्या? सर दोनों लाइन आउटवर्ड है। सर थोड़ा और एक्सटेंड किया तो नंबर ऑफ लाइंस इस चित्र में अगर पूछा जाए तो क्या 1, 2 और 3 से बेटा फ्लक्स देखा जाए तो नंबर ऑफ लाइन सेम है। जो भी लाइन 1 से पास करेगी क्योंकि वो क्लोज है, वही लाइन 2 से जाएगी, वही लाइन 3 से जाएगी। लाइन बीच में तो कहीं एंड नहीं होने वाली ना, क्योंकि ये कैसा चार्ज है, ये टेक्निकली आइसोलेटेड है, दुनिया में अकेला है, इसके पास कुछ और नहीं है, इसके पास माइनस जो फील्ड जानी है। तो आप कहोगे सीधी सी बात, सर जी ये लॉजिक मुझे नहीं लगता सही है, ये मुझे लगता नहीं सही है। सब मुझे जो नंबर ऑफ लाइंस के कॉन्सेप्ट से लगता है कि तीनों से पास करने वाला फ्लक्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सर मान गए फ्लक्स सेम होना चाहिए, लेकिन फ्लक्स कितना होना चाहिए? क्वालिटी के टर्म्स में क्लियर है फ्लक्स सेम होगा, लेकिन फ्लक्स होगा कितना, इस पे आप बताएंगे जरा सी बात। तो देखो इन सब में सबसे अच्छी सरफेस कौन सी है? 2 का एरिया निकालना मुश्किल, 1, लेकिन राउंड सरफेस बेटा बढ़िया है। तो अगर मैं यहां पर क्या करूं, एक राउंड सरफेस लूं बेटा, ये मेरे पास स्फेरिकल शेल है, दिख रहा है, इसके सेंटर पे अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं, ये चार्ज कैसा है बेटा आपका? पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, तो क्या यहां से कुछ लाइंस निकलेंगी? हाँ सर। तो अब बच्चे मैंने ऐसा रखा है कि ये जो क्या बनाया बेटा आपने? शेल बनाया। कैसा शेल बनाया? सर स्फेरिकल शेल बनाया। स्फेरिकल शेल क्यों लिया? क्योंकि सिमेट्री है। अब स्फेरिकल शेल की रेडियस बच्चे मैंने कितनी मान ली? आर मान ली। अब मुझे एक बात बताओ, इस सरफेस पे क्या कुछ
जैसे फुटबॉल में पैच होते हैं वैसे छोटे छोटे से पैच बना ले बच्चे। एक पैच आपने यहाँ बना लिया, एक पैच बच्चे आपने यहाँ बना लिया, दिख रहा है ना, एक पैच यहाँ बना लिया, सब बहुत सारे पैचेस आपने बनाए छोटे छोटे एरिया के, डीए के। क्लियर? अब अगर ये डीए एरिया है तो यहां से पॉइंट चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है? आपने रेडियस को आर मान लिया है। तो जब बताना बेटा पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस बिंदु पे कैसी होगी? सब पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है बेटा? अगर पॉजिटिव होता है तो रेडियली आउटवर्ड। तो इस छोटे से पैच पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? सर कितनी होगी और किधर होगी, दोनों बताएंगे। तो बताना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कैसी होगी बेटा? एक तो रेडियली आउटवर्ड होगी, और कितनी होगी बेटा? अगर स्फेरिकल सरफेस आपने बेटा रेडियस आर की ली है तो यहाँ पे हर जगह बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैग्नीट्यूड में कितनी होगी? के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये क्लियर? अब बच्चे बताना क्या एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग नॉर्मल होगी? हाँ सर। क्या एरिया वेक्टर भी अलोंग नॉर्मल होगा? हाँ सर, यही तो सिखाया गया। इलेक्ट्रिक वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की आउटवर्ड होती है, पर शेल का एरिया वेक्टर तो बेटा बाहर ही आएगा। ऐसा तो कितने भी पैचेस बनाओगे सब जगह डी फाई की वैल्यू इन छोटे छोटे पैचेस से पास करने वाला फ्लक्स, अरे जोड़ो तो सही, क्या आंसर आएगा? फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी ए। ई कितना होगा बच्चे? के क्यू बाय आर स्क्वायर डी ए कॉस जीरो। तो क्या बच्चे यहाँ कुछ फ्लक्स आया? आंसर आया। तो फ्लक्स की वैल्यू बेटा बात की जाए तो कितनी बनेगी? तो डी फाई इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर डी ए। अब मुझे फ्लक्स किसके थ्रू निकालना है? सर टोटल फ्लक्स निकालना है। तो टोटल फ्लक्स का डिस्कशन होता है समेशन। आप समेशन लिखिए के क्यू बाय आर स्क्वायर डी ए। क्लियर? लेकिन एक बात बताओ, सरफेस के हर पॉइंट के लिए भाई देखो के तो कॉमन आ जाएगा, क्यू कॉमन आ जाएगा, और जितने भी पैचेस लोगे वो शेल की सरफेस पे ही तो लोगे ना। तो जितने भी पैचेस लोगे सबकी दूरी कंसेंट्रिक होने की वजह से डिस्टेंस आर आएगी। तो बेटा आर भी यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा? सिग्मा डी ए। सिग्मा डी ए मतलब क्या होता है बेटा? सिंपल सा टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। जोड़ो तो सही। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना आता है बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर। आर रेडियस का स्फीयर पड़ा है ना छोटे पर से, आर रेडियस का स्फीयर हो तो उसका एरिया बेटा कितना आता है आपका? सब पूरा सरफेस एरिया कितना आता है? 4 पाई आर स्क्वायर। समझ पाओ, अगर आपके पास पूरा एक गोल सरफेस हो, पूरा गोल खेत हो, तो पूरा अगर पेंट करोगे तो जितना तुम्हें एरिया कवर करना पड़ेगा वो कितना होगा? एक एक पॉइंट को अगर पूरा कवर कर दो तो एरिया कितना आता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और k कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई, 4 पाई कैंसिल। तो बताओगे बेटा पॉइंट चार्ज से इमर्ज करने वाला फ्लक्स कितना हुआ? तो आंसर सिंपल सा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्लियर है? तो अब बताओगे बेटा पॉइंट चार्ज से कितना फ्लक्स स्टार्ट होता है? भाई देखो अच्छे से, अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट चार्ज है, ये क्यू का है, ये 3Q का है, तो सबको बेटा क्लियर है कैसे दिखाना है? सर सीधी सी बात है, इससे फ्लक्स जब स्टार्ट होगा ना तो नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा नहीं बनाएंगे सर, हमने 4 लाइन बना दी, पर क्योंकि मुझे दिखाना है कि ये चार्ज क्यू के कंपेरिजन 3Q से कितना फ्लक्स स्टार्ट होगा? सर 3 गुना फ्लक्स स्टार्ट होगा। तो भाई आपने कहा फिर हम लोग नंबर ऑफ लाइंस ही बना देते हैं। क्लियर? तो कैसे ज्यादा फ्लक्स? फ्लक्स का मतलब समझो ना, ये क्यू अपनी विसिनिटी में फील्ड कम देगा, उतनी डिस्टेंस पे 3Q ट्रिपल फील्ड देगा। तो फील्ड ज्यादा है बच्चे, दिखाने के लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? नंबर ऑफ लाइंस की। तो एक पॉइंट चार्ज से कितना फ्लक्स स्टार्ट होता है? बोलो, पॉइंट चार्ज से स्टार्ट होने वाला फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्लियर है?